बच्चों, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही शानदार लेक्चर, जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 4, एक और बहुत ही शानदार टॉपिक का, जिसका नाम है समायोता। आज हम बात करेंगे समायोता के अगले लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 4। बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है आपके लिए ये। आपको बस सारी चीजों को बढ़िया से समझना है, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना है, कहीं पर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यकीन माने आप अगर सारी चीजों को बढ़िया तरीके से देख रहे हैं बेटा, सिस्टमेटिक वे में देख रहे हैं, तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो चलिए आज हम बात करते हैं इसका लेक्चर नंबर 4 की। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों, बात की जाए अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। अभी तक बात किया जाए तो हमने देखा कि यार समायोता क्या होती है, फिर हमने देखा समायोता कितने प्रकार की होती है, फिर हमने देखा असंतृप्तता की कोटि क्या होती है, फिर हमने देखा संरचनात्मक समायोता के प्रकार क्या होते हैं। उसमें से ये सारी समायोताएं हमने देख ली। एक समायोता हमने बचाई हुई है, चलावयोता, वो आगे आने वाले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है क्या, सामान्य कार्बनिक रसायन। तो वो उसमें पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला त्रिविम समायोता हम पढ़ेंगे अब, जिसमें संरूपण हमें पढ़ना है, ठीक है। ज्यामिति और प्रकाशिक हम हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, हैंड टू हैंड वहीं पर पढ़ करके उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। ओके जी, तो चलिए यहाँ पर ये सारी चीजें हमने देखी, हर एक बात को अच्छे से क्लियर किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आज हम बात करेंगे यहाँ पर त्रिविम समावयवता के अंदर संरूपण के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल लेते हैं कि क्या होती है त्रिविम समावयवता। समझ में आता है बेटा आपको त्रिविम समावयवता? अभी तक हमने केवल बात की है यहाँ पर संरचनात्मक समावयवता के बारे में, अभी तक तो हमने यही देखा। संरचनात्मक समावयवता क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि यार वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनाएं अलग अलग हो, तो वो यौगिक संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। अब आप मुझे बताओ, एक यौगिक है जिसका दो तीन यौगिक ऐसे हैं जिनके अणुसूत्र समान है परंतु संरचनाएं अलग अलग है। तो यार अगर संरचनाएं अलग अलग होगी तो उनके नाम भी अलग अलग आएंगे। आईयूपीएसी नामकरण अलग अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ध्यान रखें, संरचनात्मक समावयवियों के तो नाम भी अलग अलग होते हैं, परंतु त्रिविम समावयवियों के तो नाम समान होते हैं। देखो ध्यान से, इसके बारे में पहले हेडिंग लिख लो, त्रिविम समावयवी या त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता इंग्लिश में कहा जाता है इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये क्या होता है? त्रिविम समावयवता। ओके, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, कैसे है, किस तरीके से इसमें बातें चल रही है, उन बातों को हमें देखना है और अच्छे से क्लियर करना है, ठीक। तो बात की जाए यार त्रिविम समावयवता के बारे में, तो जरा देखो ध्यान से, पहले परिभाषा बताता हूँ। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना भी समान हो, परंतु त्रिविम आकाश में स्थितियां अलग अलग हो, व्यवस्था उनकी अलग अलग हो। एक बार मैं परिभाषा लिखवाता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान हो परंतु त्रिविम आकाश में विन्यास भिन्न भिन्न हो, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। जरा देखो ध्यान से यार, आपको बस यह देखना है, व्यवस्थाएं त्रिविम आकाश में अलग अलग होगी तो वो त्रिविम समावयवी कहलाएंगे। जैसे कि देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर एक उदाहरण,
ये यहाँ पर आपको एक अणु दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको यह एक अणु दिखाई दे रहा है, मानो यह एक कार्बन है, यह एक कार्बन है, दोनों के दोनों कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3, तीनों हाइड्रोजन है, ठीक है। CH3 ये लिखा हुआ है, फिर एकल बंध, फिर ये कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो जरा देखो ध्यान से, यह भी CH3 है, यह भी CH3 है, ओके। अगर मैं आपको इसको ऐसे दिखाऊं तो आपको ऐसा दिखेगा कि आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं ने पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को ढक लिया। देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको घुमा दूं तो स्थितियां अब नहीं ढका, है ना। तो त्रिविम व्यवस्थाएं अलग अलग है, पहले व्यवस्था अलग थी, अब व्यवस्था अलग है। तो यार अणुसूत्र वही है, संरचना भी वही है, बस केवल उनकी व्यवस्थाएं बदल जा रही है, कभी कहाँ है कभी कहाँ है, और भी संरचनाएं बनती है। बस अभी आपको केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ताकि आपको ये अजीब न लगे कि यार ये क्या चीज है जो आपने बताई है सर। तो ये है आपके पास त्रिविम समावयवता, बोलो हाँ या ना, समझ में आया। अब एक काम की बात, नोट, त्रिविम समावयवियों, त्रिविम समावयवियों का IUPAC नाम समान होता है। अभी मैंने आपको 2 स्थितियां बताई थी, जब आगे वाले हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन को ढक रहे थे, और एक आगे वाले हाइड्रोजन से पीछे वाले हाइड्रोजन साइड में थे। यार CH3 ये था, ये भी CH3 था, हाँ या ना, दोनों CH3 थे। तो CH3 तो एथेन ही तो हुआ ना, एथेन ही था, बस उनकी व्यवस्था अलग अलग थी। तो नाम तो सेम ही होगा, दोनों तो एथेन ही है ना, IUPAC नाम सेम होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से इसके प्रकार, त्रिविम समावयवता के प्रकार कितने होते हैं, ओके। तो अब बात करें यहाँ पर यार त्रिविम समावयवता बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है संरूपण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कन्फर्मेशन या कन्फर्मेशनल, और दूसरा होता है विन्यासी, कॉन्फिगुरेशनल। संरूपण अलग अलग रूप, बहरूपिया, ठीक है, दिखने में एक जैसा लिखेगा लेकिन रूप अलग अलग, संरूपण। अभी विन्यासी में बेटा 2 कैटेगरी है, एक होती है ज्यामितीय समावयवता और एक होती है प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को बोला जाता है इंग्लिश में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक को बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, जो त्रिविम समावयवता होती है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो संरूपण और एक विन्यासी। ये दोनों हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम केवल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो सरल है, सिंपल है, ठीक, ताकि ये वाला पार्ट आप आसानी से समझ सको। बहुत ही सरल है बेटा, बहुत ही सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखना चुटकियों में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर का टॉपिक है छोटा सा। तो जरा देखो ध्यान से, यहां तक कितनी बातें क्लियर हो गई, बोलो समझ में आया, सारी बातें क्लियर हुई, अभी तक कोई दिक्कत हो तो। अब इसमें हेडिंग डाल लो संरूपण। यार ये क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया, अब हेडिंग डाल लो संरूपण। धीरे धीरे पर्दा हटता जाएगा, आपको चीजें समझ में आती जाएगी। कन्फर्मेशनल या कन्फर्मेशनल क्या होते हैं, हाँ जी, कन्फर्मेशन या कन्फर्मेशनल। जरा देखो ध्यान से, संरूपण के बारे में बात की जाए बेटा, तो संरूपण है क्या। पहली बात यार देखो, संरूपण बनाते कैसे संरूपण बनते क्या है, संरूपण किन यौगिकों को कहा जाता है।
वे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन, वे यौगिक जिसमें क्या हो, मुक्त घूर्णन संभव हो, उन यौगिकों के संरूपण बनते हैं। संरूपण कंपाउंड को बोलते हैं कि हाँ यार ये संरूपण है, ये संरूपण है। तो संरूपण बनते किसके हैं? वे यौगिक जिनमें मुक्त घूर्णन संभव हो उनके संरूपण बनते हैं। ठीक है, ये लिख लो, वे यौगिक या वे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों के अंदर ही हम पढ़ते हैं इनको, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें मुक्त घूर्णन संभव हो उनके संरूपण बनते हैं, उनके संरूपण बनाए जा सकते हैं। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ गई? जिनमें क्या होगा, मुक्त घूर्णन हो, जिनमें क्या हो, एकल बंध के, जैसे कि देखो ध्यान से, एक कार्बन है, एक को फिक्स करके दूसरे को घुमा रहा हूं, तो बेटा वो संरूपण कहलाते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, अभी अभी मैंने आपको एक अणु दिखाया था, तो यहां पर जरा देखे, चीजों को समझिए बढ़िया तरीके से, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ जी, यहाँ पर जरा देखो, यह CH3 है, यह CH3, दोनों सेम ही है बेटा। ठीक है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, परंतु देखो ध्यान से, इन कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध बना हुआ है, यहाँ पे दिखेगा वो आपको। ठीक है, ये दिख रहा है, वरना वो पीछे व्हाइट है ना, तो व्हाइट में व्हाइट दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ ब्लैक, ये ब्लैक, इनके बीच में ये एकल बंध है, पक्की बात है। अब जरा देखो ध्यान से, एक परमाणु को रोक करके क्या मैं एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन करवा पा रहा हूँ? जी हाँ। तो क्या ये एक एल्केन है, और एल्केन में क्या एकल बंध पाया जाता है? तो क्या घूर्णन करवाया जा सकता है? हाँ, और अलग अलग रूप बनाए जा सकते हैं। एक बार पीछे वाले हाइड्रोजन के पीछे आगे वाला हाइड्रोजन, एक बार थोड़ा 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 थोड़ा, एक बार अधिकतम दूरी पर, इससे भी अधिकतम, इससे भी अधिकतम, ऐसे हम अलग अलग रूप बनाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो यहीं पर द्विबंध होता, तो जैसे कि सपोज करो, मान लो जैसे कि मैंने क्या कर दिया, एक द्विबंध बना लिया। जैसे कि देखिएगा बेटा, मान लीजिए मैंने इसमें द्विबंध बना दिया, लेट मी ट्राई, बस टूटे ना ये अणु। हाँ जी, ये द्विबंध बन गया। अब यह द्विबंध बन गया, देखो यह कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। अब मैं चाहता हूं एक को रोक करके दूसरे को घुमाना, क्या घुमा पा रहा हूं? नहीं घुमा पा रहा हूं, नहीं घुमा पा रहा हूं, नहीं घुमा पा रहा हूं। यहां पर द्विबंध बने, जैसे ही पाइबंध बनेगा ना, फिर मुक्त घूर्णन नहीं हो पाएगा। या वलय हो, वलय में भी मुक्त घूर्णन नहीं हो पाता है। तो क्या मेरे कहने की बात समझ में आ रही है? केवल एकल बंध वाली खुली श्रृंखला, मतलब एल्केन के ही संरूपण बनते हैं, न तो एल्कीन के बनते हैं, न एल्काइन के बनते हैं, न वलय वाले किसी यौगिक के बनते हैं। हाँ, एक यौगिक होता है साइक्लोहेक्सेन, उसके बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, बस जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखते जाएं प्यार से। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, इतनी बातें हो गई। अब चूंकि एल्केन में कार्बन 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 एकल बंध उपस्थित होता है, हाँ या ना, अभी बताया मैंने, उपस्थित होता है, जिसके सापेक्ष मुक्त घूर्णन। मुक्त घूर्णन का मतलब समझते हो बेटा? फ्री रोटेशन, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही घुमाने में। ठीक है, मुक्त घूर्णन संभव होता है, अतः एल्केन के अनंत कितने ही बना सकते हो बेटा? 1 डिग्री पे घुमा दो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, बहुत सारी यार। 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या है, अनंत संख्या है, तो थोड़ा सा डिग्री में चेंज करोगे ना, फिर नया संरूपण बन जाएगा। अनंत संरूपण संभव है, अनंत संरूपण बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। बोलो जी बोलो। अब अगली बात, ये बात हो गई। अब काम की बात,
अनंत संरूपण बनाए जा सकते हैं। अच्छा, जब हम रोटेट करवा रहे थे बेटा, एक बारी मैं वापस से आपको बताता हूं, ठीक है? वापस से मेरे को इसको खोल के सीधा करना पड़ेगा, टूट ना जाए मुझे। हाँ जी, थोड़ा सा वेट कीजिए, वापस से आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं एक अणु, ठीक है? हाँ जी, तो जरा देखिए ध्यान से, वापस से मैंने वो मॉलिक्यूल बना लिया, CH3 मानना ये भी CH3 बेटा, ये भी CH3, ठीक है? ये आपको थोड़ा अलग कलर दिख रहा होगा, ठीक है? कोई बात नहीं, इसको CH3 मानना आप, ठीक? ओके, तो ये भी CH3, ये भी CH3। तो जरा देखो ध्यान से, जब हम घूर्णन करवाते हैं या जब हम बोलते हैं कि संरूपण हम बना रहे हैं, तो संरूपण ऐसे घुमा घुमा करके अलग अलग बनते हैं बेटा। ओके, अब वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बस आपको ये देखना आना चाहिए कि यार जब मैं इस एक कार्बन को रोक करके दूसरे को रोटेट कर रहा हूं, क्या अणु की संरचना में कोई चेंज आ रहा है? नहीं। इस पे CH3 है, उस वहां भी CH3 लिखा हुआ है, वही है। क्या इन बंदों की लंबाइयों में परिवर्तन आ रहा है? क्या घुमाने पर बंद छोटा बड़ा हो रहा है? क्या नहीं। क्या ये वाला बंद छोटा बड़ा हो रहा है? नहीं। क्या इनके बीच का कोण बदल रहा है? क्या घुमाने पे देखो तो कोण बदल रहा है? क्या नहीं बदल रहा है। कोण तो गुरुजी वही है। क्या मेरी बात समझ में आई? न तो बंद लंबाई बदलती है, न बंद कोण बदलता है, न संरचना बदलती है। तो बदल क्या रहा है? कुछ तो बदल रहा होगा। देखो ध्यान से, मैंने आगे वाले के पीछे पीछे वाला ये रखा हुआ है। अब देखो, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसा मानो। अब अगर मैं आगे वाले को रोक करके पीछे घुमा दूं तो क्या पीछे वाला दिख रहा है? दिख रहा है। तो यार इन दोनों के तलों का कोण बदल गया। ये पहले एक ही तल में था, अब अलग तल में आ गए, हाँ या ना? दोनों एक ही सीधी रेखा में थे, अब थोड़ा साइड में दिख रहा है एक। जरा देखो ध्यान से, आगे वाला और पीछे वाला जस्ट एक दूसरे के पीछे थे। अगर मैं पीछे साइड से देखूं तो दिखेगा। तो दोनों अलग अलग तल में चले गए, ये इस तल में, ये इस तल में है। तो द्वितलीय कोण, ये तल कोण बन गया बीच में यहाँ पर, हाँ है ना? यहाँ कोण बनेगा नहीं बनेगा? यह कोण कहलाता है द्वितलीय कोण, दो तलों के बीच में बनने वाला कोण। तो जरा देखो ध्यान से, संरूपण बनाते समय बंद लंबाई, बंद कोण एवं संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है, में कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल द्वितलीय केवल द्वितलीय कोण, डायहाइड्रल एंगल, केवल द्वितलीय कोण में परिवर्तन होता है, केवल द्वितलीय कोण में परिवर्तन होता है। दो तलों के बीच का कोण, ठीक है? दो तलों के मध्य का कोण, ये कहलाता है तुम्हारा द्वितलीय कोण, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अब गुरुजी संरूपण जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं और उनके क्या कुछ नाम होते हैं क्या? देखो, असंख्य संरूपण है, सारे तो हम बनाने से रहे, हम कुछ ही बनाएंगे, हम दो ही बनाएंगे बस, एक सर्वाधिक स्थायी, एक सर्वाधिक अस्थायी, दैट्स इट। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक का समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है, पूरा टॉपिक बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें। घुमाते जाओ, नाम लिखते जाओ, बस खत्म है। अब जरा देखो ध्यान से आगे की बात, इतनी बातें क्लियर हो गई? अब आगे, हाँ जी, अब देखो ध्यान से अगला पॉइंट, सर्वाधिक स्थायी संरूपण कब बनता है? सर्वाधिक स्थायी संरूपण को कहा जाता है सांतरित, इसका नाम है ये सांतरित संरूपण, स्टेगर्ड इंग्लिश में।
जो कि प्राप्त होता है आपको थीटा बराबर 60 डिग्री पर। थीटा बराबर 60, थीटा क्या है? द्वितलीय कोण, द्वितलीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री पर, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये सर्वाधिक स्थायी होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टेगर्ड, या फिर हिंदी में सांतरित। दूसरा, सर्वाधिक अस्थायी, सर्वाधिक अस्थायी संरूपण, इसे बोला जाता है बेटा ग्रसित या ग्रस्त। एनसीईआरटी में ग्रस्त लिखा हुआ है, ठीक है, कभी कभी ग्रसित भी लिखा होता है। ग्रस्त या ग्रसित संरूपण, इसे बोला जाता है एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड यह बनता है आपके जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री हो, जब दोनों के तलों के बीच में कोई कोण ही ना हो, एक के पीछे रहे जस्ट दूसरा, ये। और तीसरा, इन दोनों के मध्य के संरूपण को हम कहते हैं, इन दोनों के बीच में जितने भी संरूपण बनते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं विषम तलीय। उनका नाम है विषम तलीय। विषम तलीय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्यू। स्क्यू ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा स्थायी होता है सांतरित, सबसे कम स्थायी होता है ग्रसित, और उनके बीच में उपस्थित होते हैं स्क्यू। तो ध्यान रखें स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम। सबसे ज्यादा स्थायी होता है सांतरित संरूपण, फिर सांतरित से कम होता है स्क्यू, इंग्लिश में लिख दो बेटा स्क्यू, विषम तलीय, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है ग्रसित या ग्रस्त। ओके जी, तो यह ध्यान रखना है। अच्छा, जिसका स्थायित्व ज्यादा होता है तो उसकी ऊर्जा कम होती है, पढ़ा है हमने। स्टेबिलिटी और ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जो कि हम जानते हैं स्थायित्व और ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है उसका स्थायित्व कम होता है। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बोलो जी बोलो। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर स्थायित्व हमने देख लिया, तो ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या? ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाएगी ग्रसित वाले की या ग्रस्त वाले की। तो सांतरित की ऊर्जा सबसे कम होती है, फिर इससे ज्यादा होते हैं स्क्यू वाले, विषम तलीय। विषम तलीय, ठीक है, तुम विषम तलीय लिखो क्योंकि पेपर में तुम्हें यही दिखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा होती है ग्रसित की या ग्रस्त की। बोलो जी बोलो। हाँ जी, तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गए आपको? क्या मैंने बोला? ये 2 बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि यार सांतरित फिर ग्रस्त फिर स्क्यू, मतलब सांतरित स्क्यू ग्रस्त, ये 3 चीजें। सर जितना भी आप लिखा रहे हो ना वो समझ में तो आ रहा है, लेकिन फील नहीं आ रही है। सांतरित में सर थीटा बराबर 60 डिग्री का क्या मतलब है, 0 डिग्री का क्या मतलब है, ये समझाओ एक बार। अभी समझा रहा हूँ, बस अभी समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, थोड़ा सा जो थ्योरी है ना वो खत्म कर दे अपन पहले एक बार। ओके, ये हो गया। तो सर्वाधिक स्थायी, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये होना चाहिए कि सांतरित को कहा जाता है, सर्वाधिक अस्थायी बोलते हैं ग्रसित को, ठीक है, और बीच का स्क्यू। अब आगे सर ये स्टेबिलिटी में फर्क क्यों पड़ रहा है तो एल्केन ही ना। ऐसे घुमा रहा हूं तो ज्यादा स्थायी हो रहा है, ऐसे रख रहा हूं तो कम स्थायी हो रहा है, क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? तो जरा देखो ध्यान से कारण। भाई संरूपण कोई कम स्थायी है कोई ज्यादा स्थायी है, इसके पीछे 2 कारण है बेटा। एक है वान डेर वाल प्रतिकर्षण, परमाणुओं के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण। परमाणुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल, ये तो वान डेर वाल है। और दूसरा है बेटा मरोड़ी बल।
टॉर्जनल स्ट्रेन, मरोड़ी बल, यह है बंधित इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण, बंधित इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल। इन दो बलों की वजह से एक रूप ज्यादा स्थायी होता है दूसरे रूप से। देखो अब यहां पे ध्यान से देखो, अब बताता हूं तुम्हें, जितनी बातें बताई उनको समझाता हूं। देखो जी भाइयों, यार यह परमाणु इस परमाणु से अभी नजदीक है। देखो ध्यान से, ये दोनों आमने सामने हैं, जस्ट एक दूसरे के आमने सामने, तो इनके बीच में दूरियां कम होगी। देखो इन दोनों को देख लो, ठीक है, या इन दोनों को देख लो, ठीक है, कोई भी बात नहीं है। ये कुछ ये बंद छोटे बड़े इसलिए क्योंकि बेटा वो डंडियां है ना, किसी में छोटी है किसी में बड़ी है, ठीक है, जबकि समान लंबाई की होती है, ठीक। तो ये इस बंद की लंबाई इस बंद की लंबाई सेम है। अब जरा देखो ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के जस्ट सामने खड़ा हुआ है, सामने है। तो अब ये दोनों सामने है, तो इस टाइम पर दूरियां सबसे कम होगी, दूरियां सबसे कम होगी। अगर मैं क्या करूं, एक को रोक करके, अब देखो अगर दूरियां सबसे कम है तो प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा है। बोलो यार, यह परमाणु इस परमाणु को प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भाई, करेगा, क्योंकि परमाणु में इसमें भी इलेक्ट्रॉन है इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, कुछ ना कुछ तो प्रतिकर्षण होएगा, होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। तो परमाणु परमाणु एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस वजह से यार यह एथेन का अणु ऐसा न होकर के यार ये हाइड्रोजन ना मेरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन ना इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, क्यों ना मैं इससे थोड़ी दूरी बना लूं। अब ये यहां आ गया, तो इससे ये दूरी देखो अब थोड़ी बढ़ गई, ये दूरी थोड़ी बढ़ गई, और इससे भी थोड़ी ये दूरी बढ़ गई। तो जरा देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसा देख रहा हूं तो ये दोनों नजदीक है, अगर मैं चलो घुमा दिया तो दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ने से प्रतिकर्षण घट गया। तो एक तो वान डेर वाल प्रतिकर्षण समझ में आया कि यार इसमें परमाणु परमाणु प्रतिकर्षित करे। दूसरी बात, इस बंद के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक जगह बैठे होते हैं क्या? नहीं, वो तो कंटिन्यू घूमते रहते हैं। इस बंधित इलेक्ट्रॉन का भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन अब्र होगा जिसमें वो घूम रहा है। इस बंद का भी इलेक्ट्रॉन अब्र है जिसमें वो घूम रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन अब्र इसके इलेक्ट्रॉन अब्र को प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इस वजह से ये दूरी अधिकतम रखना चाहता है ताकि मेरा प्रतिकर्षण कम हो और मैं ज्यादा से ज्यादा स्थायी रख सकूं। तो इसी वजह से बेटा यहाँ पर ये दोनों तीन अलग अलग रूप बनते हैं, ठीक है। तो ये कारण समझ में आ गया। अब जरा देखो ध्यान से, सांत्रित और ग्रसित की बात करते हैं, सांत्रित और ग्रसित की बात करते हैं। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये है आपके पास एक 3D मॉलिक्यूल, एक 3D अणु है जिसमें आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ चीजें बाहर निकल रही है, कुछ अंदर है, कुछ तल में है, ऐसा दिख रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये वाला ऊपर वाला हाइड्रोजन, ये काला वाला कार्बन, ये वाला काला वाला कार्बन और ये वाला, ये एक ही तल में है। देखो एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं आपको, केवल ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये पीछे छुप गए उसके, ये एक ही तल में है। जबकि ये दोनों इस तरफ है, ये दोनों तल के इस तरफ है। बीच में एक दीवार खींच दो तो ये कट जाएंगे बेटा, चारों के चारों, दो इधर आ जाएंगे, दो इधर आ जाएंगे। बोलो समझ में आता है आपको इतना? तो कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे हैं कि यह एक 3D अणु है। अब जरा देखो ध्यान से यार, यह कार्बन 4 एकल बंध बना रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला भी 4 बंध बना रहा है। 4 बंध वाले कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3। तो बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप यह वाला बंध को देखेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट का है, इस वाले को देखेंगे तो भी 109 डिग्री 28 मिनट का है, ये वाला भी 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। 3D में दिखेगा, लेकिन अगर हम इसको 2D में देखें ना तो मैं इसको प्लेन कर देता हूं, अगर मैं क्या करूं, इसको प्लेन कर दूं तो यार ये तो y दिख रहा है ना मेरे को, y दिख रहा है बेटा, y। और y बेटा देखो, त्रिभुज के 3 हिस्से दिख रहे हैं मेरे को, 1 2 3 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ऐसे दिखेंगे मेरे को, है या नहीं? ये आगे वाला कार्बन मेरे को 3 हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब त्रिभुज के 3 हिस्से एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो तो बेटा बंध कोण होता है 120,
120 ऐसा दिखेगा 2D में, तो ऐसा दिखेगा। अब ये आगे वाले दोनों एक दूसरे, जब मैं 2D में देखूंगा तो 120 डिग्री की डिस्टेंस पे दिखेगा। अब पीछे वाला हिस्सा ही कब हो, जब जस्ट दिन के बीच में आ जाए। भाई देखो यहाँ पर ये ऐसे, अगर पीछे वाले को घुमा करके जस्ट बीच में लेकर आ जाओ, मतलब पीछे वाला यहाँ कहीं पर हो, मतलब इधर से भी 60 डिग्री, इधर से भी 60 डिग्री, तब प्रतिकर्षण कम से कम होएगा, क्योंकि वो दोनों से अधिकतम दूरियों पर आ जाएगा। तो कहने की बात यह है कि दो परमाणु एक दूसरे से 120 डिग्री पर है, तो अगर पीछे वाला जस्ट बीच में आ जाए उनके, मतलब 60 डिग्री की पोजीशन पर, तो हम बोल देंगे कि यार प्रतिकर्षण कम हो गया, क्योंकि दूरियां अधिकतम हो गई, हाँ या ना। तो 60 डिग्री पर बनता है आपका सांतरित, और जस्ट एक के पीछे एक ग्रसित, एक के पीछे एक ग्रसित, एक के पीछे एक ग्रसित, ये ग्रसित है, और जस्ट इनके बीच में आ जाए ना, जस्ट बीच में, तो ये बन गया आपका सांतरित, जस्ट बीच में, ठीक है, ये सांतरित है। तो ये दोनों बातें हमने समझ ली अच्छे से। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को क्लियर करते हैं। हाँ जी, तो ये 60 डिग्री कैसे आया, 0 डिग्री कैसे आया, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम नहीं, ये भी देख लिया, अब हम पढ़ते हैं बेटा एल्केन के संरूपण, जो हमें पढ़ना है। एल्केन के संरूपण, एल्केन के संरूपण कैसे बनाए जाते हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे एथेन के संरूपण, एथेन के संरूपण। एथेन के संरूपण, तो जरा देखो ध्यान से, अगर मेरे को इथेन के संरूपण बनाने हैं तो इसका सूत्र मेरे को पता है ना, CH3 CH3। अब संरूपण कैसे बनाते हैं, कार्बन कार्बन एकल बंध को पकड़ के घुमाते हैं, ये कार्बन कार्बन बंध है बेटा, इसको पकड़ करके रोटेट करेंगे तो हमें अलग अलग रूप दिखाई देंगे। तो हमें तो केवल दो ही बनाने हैं ना, एक सांत्रित और एक ग्रसित। बोलो बोलो भाइयों, क्या हमें तो दो ही रूप बनाने ना यार, एक सांत्रित और एक ग्रसित। बोलो जी गुरुजी, हमें दो ही रूप बनाने हैं। अब आगे की बातों को मैं चर्चा में लेकर आऊं, आगे की बातों को मैं चर्चा में लेकर आऊं, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता हूं। मैं आपको 3 सूत्र सिखाना चाहता हूं, 3 तरह के सूत्र। क्या 3 तरह के सूत्र, जरा देखो ध्यान से। यह मेरे पास एक मेरे पास कार्बनिक अणु है, इस अणु को कितने तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी कक्षा 11वीं की, उसमें एल्केन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा इसके प्रदर्शित करने के अलग अलग तरीके। सोहोर्स फॉर्मूला, न्यूमैन फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, वेजडेश सूत्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी देखो, मैं बताऊंगा यहाँ पर। जरा देखो ध्यान से, किसी भी एल्केन को प्रदर्शित करने के कुछ तरीके होते हैं। देयर आर सेवरल मेथड बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट अ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, कुछ तरीके हैं जिनके जरिए हम किसी अणु को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो क्या है, आइए चलिए बात करें, ठीक है। किसी एल्केन को या किसी अणु को, कोई भी हो सकता है वो, किसी अणु को या किसी एल्केन को प्रदर्शित करने के कुछ सामान्य तरीके निम्न है, ठीक, जिसमें से सबसे पहले हम देख रहे हैं बेटा सोहोर्स प्रक्षेप सूत्र। सोहोर्स प्रक्षेप सूत्र, सोहोर्स प्रक्षेप सूत्र। अब ये सोहोर्स प्रक्षेप सूत्र क्या होता है मैं बताता हूं। किसी भी 3D अणु को, वो 3D अणु था मेरे पास जिसमें अंदर बाहर सब दिख रहा था मेरे को, उसको 2D में रिप्रेजेंट करना। किसी 3D अणु का 2D में प्रदर्शन, ठीक है, किसी 3D अणु का 2D में प्रदर्शन, दैट्स इट। अब जरा देखो ध्यान से, सोहोर्स बनाते कैसे हैं, देखो ध्यान से सोहोर्स बनाते कैसे। इसमें इस एकल बंध से कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, हाँ या ना, जुड़ा हुआ है। यह कार्बन है,
यह वाला एकल बंध से जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा तिरछा कर दो, तिरछा, ताकि आप चीजों को देख सकें। ऐसे कर दिया। अब जरा देखो ध्यान से, आपको ऐसा दिखेगा, y दिखेगा, y देखो, या तो आपको सीधा y दिख रहा होगा, ये वाला y, या आपको उल्टा y दिख रहा होगा कि यार पूंछ ऊपर है, ये v नीचे, v नीचे तो उल्टा y, v ऊपर है तो सीधा y, ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है बेटा। तो मतलब इस कार्बन से 3 बंध है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, कोई भी जुड़ सकते हैं वो, या तो वो दोनों सीधे जुड़ सकते हैं, ऐसे हम बना सकते हैं बेटा, या हम एक सीधा कर दो, एक को उल्टा कर दो, या हम आगे वाले को उल्टा कर दो, पीछे वाले को सीधा कर दो, ऐसे बना सकते हैं, या हम दोनों को उल्टा करके बना सकते हैं। समझ में आई मेरी बातें? ये 4 तरीके से हम सोहोर्स बना सकते हैं, या तो दोनों y सीधे, या दोनों y उल्टे, या आगे वाला सीधा पीछे वाला उल्टा, या पीछे वाला उल्टा आगे वाला, पीछे आगे वाला उल्टा पीछे वाला सीधा। ये 4 तरह के हम रूप बना सकते हैं सोहोर्स में, ठीक है? हाँ जी। अब हम बना रहे थे किसके? एथेन के। अब हम उसके पर आते हैं, हमें क्या बनाना है? एक सांत्रित बनाना है और एक ग्रसित बनाना है। बोलो जी, बोलो बोलो। एक सांत्रित बनाना है, एक ग्रसित बनाना है। अब जरा देखो ध्यान से, आप मुझे यहां पर देख करके बताओ। मैं पहले बना लेता हूं सांत्रित, इसका सांत्रित रूप बनाता हूं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एथेन का सांत्रित रूप। या पहले ग्रसित बनाते हैं, ग्रसित से सांत्रित बनाना सीखेंगे, है ना? ग्रसित रूप, ग्रसित रूप कब बनेगा बेटा? जब थीटा बराबर कितना हो? 0 डिग्री हो। तो मान लो ये 2 कार्बन है, अगर इसका हाइड्रोजन ऊपर है तो पीछे वाले का भी ऊपर ही होना चाहिए, अगर इसका इधर है तो उसका भी उधर ही होना चाहिए, अगर इसका इधर है तो इसका भी इधर होना चाहिए। क्या ये सांत्रित है? जी हाँ है, मतलब ग्रसित है। H H H, आगे वाले के H पीछे वाले के H को ढक रहे हैं। कैसे? मैं इधर से देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ, तो आगे वाले के H के पीछे पीछे वाले का H है, इस वाले के पीछे वो वाला H है, इस वाले के पीछे वो वाला H है। तो ये कौन सा रूप हो गया बेटा? ग्रसित। देखो जस्ट पीछे पीछे, आगे वाला भी उल्टा y, पीछे वाला भी उल्टा y, या ऐसे बना दो, दोनों को सीधा कर दो, इसका y नीचे है, इसका ये वाला मतलब HH नीचे है, तो V ऐसे ही बनेगा। तो ये कौन से रूप बन गए इसके? ग्रसित रूप। थीटा बराबर 0 डिग्री, ये y, मतलब ये दोनों, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, वो भी सीधा है, वो भी सीधा है। तो ये कौन से रूप है इसके? ग्रसित रूप। अब मेरे को बनाना है सांत्रित रूप। थीटा बराबर 60 डिग्री पर। तो थीटा बराबर 60 डिग्री पर अगर मेरे को बनाना है तो मेरे को एक को पकड़ करके दूसरे को घुमा देना है हल्का सा 60 डिग्री पर। अब इसको फिक्स कर दिया, मैं इसको घुमाना चाहता हूं, तो यार ये थोड़ा अगर यहां आ जाए, ये यहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, जस्ट इसके पीछे फिट करना है इसको। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया? आगे वाले को छेड़ा ही नहीं, पीछे वाले को छेड़ दिया। मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा उधर कर दिया, इसको हल्का सा ऊपर उठा दिया, उसको पीछे कर दिया। ये तो ये आगे वाला H ऐसे, और ये वाला H जो जस्ट इसके पीछे था साइड में चला गया, ये यहां आ गया। या फिर इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको कलर से समझ में आ जाएगा कि कौन कहां कहां गया। ठीक है, ये लाल वाला, ये लाल वाला, ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे। ना उसमें नहीं बताना है, ठीक है, इसको तो वैसे रहने दो, मैं इसके हिसाब से बता दूंगा आपको। ठीक, एक अणु लेके देख लेंगे। हाँ जी, वो लाल वाला, अब मैंने जिसे घुमाया बेटा तो लाल वाला यहां आ गया, ठीक है। हाँ जी, ये मान लो नीला वाला, नीले वाले को जैसे घुमाया वो यहां आ गया, ठीक है। और काला वाला पहले यहां था, घूमने के बाद यहां चला गया। तो समझ पा रहे हो? तो कितने डिग्री का घुमाव आया? पहले यहां था, यहां से वहां चला गया, 60 डिग्री का घुमाव आ गया, ठीक है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री पर हमने इसको जब रोटेट किया इस वाले कार्बन को, तो सब ये व्यवस्थाएं बदल गई।
ओके, तो ये बन गया आपके पास सांद्रित। अब जरा देखो ध्यान से, यह वाला हाइड्रोजन इन दोनों के जस्ट बीच में ऐसे, या फिर इन दोनों के बीच में पीछे वाला हाइड्रोजन है, दूरियां बढ़ गई, ठीक है, तो यह कहलाता है सांद्रित रूप। या फिर आप ऐसे ही बना सकते हो, कैसे, आगे वाला सीधा ले लो, पीछे वाला उल्टा ले लो, सांद्रित रूप। तो दिख रहा है ना ज्यादा स्थायी कौन सा है, सांद्रित वाला है। क्यों है, दिख ही रहा है आंखों से, ठीक है, क्योंकि उसमें दूरियां कम कम है सर, यहाँ पे दूरियां ज्यादा है। इसके पीछे पीछे वाला है, वैसे ही यहाँ पर ये इसके पीछे पीछे वाला कोई नहीं है, दोनों के बीच में ही है, तो दूरियां बढ़ गई, स्थायित्व बढ़ गया। तो एथेन का इस तरीके से स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं। ये कौन सा रूप है बेटा, इसको बोलते हैं सांद्रित रूप, सॉरी इसको बोलते हैं सोहोर्स प्रक्षेप सूत्र, ठीक है, सीधे वाई उल्टे वाई सोहोर्स प्रक्षेप सूत्र के द्वारा बताते हैं। ओके, अब दूसरा है इसी से मिलता जुलता न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र। या न्यूमेन से पहले मैं तुम्हें एक और बताता हूं, इसका वेज रेश 3D मॉलिक्यूल है ना, वो भी एक बार बता देता हूं। ये सोहोर्स हो गया। अब देखो दूसरा वेज डेश प्रक्षेप सूत्र, वेज डेश प्रक्षेप सूत्र, वेज डेश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वेज डेश प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये, आइए चलिए बात करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। देखो वेज डेश प्रक्षेप, ये 3D अणु में का ही 3D में रिप्रेजेंटेशन है। यह किसी अणु का 3D निरूपण होता है, निरूपण होता है। जैसे कि देखो ध्यान से, इसको देखो, ठीक, इसको देखो, मैं आपको एक सिंपल मॉलिक्यूल दिखाता हूं। हाँ जी, मान लो बेटा मेरे पास ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है ना, एक कार्बन, इसके 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसको 3D में बताऊं तो मान लो मेरे पास ये वाला कार्बन हुआ है। अब जरा देखो ध्यान से, मैंने इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ा, तो इसकी रेखा में कौन से आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं, ये वाला, ये कार्बन, ये इसकी एक ही रेखा में इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, मतलब ये एक ही तल में, ठीक है, या तो ऊर्ध्वाधर तल मान लो। अब मान लो जब मैंने इसको पकड़ा तो कौन सी रेखा में आ रहा है, इसकी रेखा में ये आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो एक तो ऊर्ध्वाधर तल दिखाई दे रहा है आपको और एक क्षैतिज तल दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ या ना। एक तो ये ऊपर, एक तो ये ऊर्ध्वाधर तल और एक ये क्षैतिज तल। देखो ये तीनों एक ही तल में आ पा रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये काला वाला एक ही तल में आ रहा है, जबकि ये ऊपर है और ये नीचे है, हाँ है ना। अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये ऊर्ध्वाधर तल में, ये दोनों क्षैतिज तल में, कार्बन तो जिसको भी देखोगे ना उस तल में चला जाएगा। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखूं तो ये वाला ऊपर है, ये कार्बन, और ये नीचे, परंतु है एक ही तल में, और ये वाला बाहर है और वो वाला अंदर है, हाँ या ना बोलो। तो जरा देखो ध्यान से, जो तल में है ना उनको तो नॉर्मल रेखाओं से दर्शाते हैं। क्या ये चतुष्फल की ज्यामिति, हाँ है। जो बाहर है बेटा उसको डार्क लाइन से दर्शाते हैं। ओके, आगे से पतली, पीछे से थोड़ी मोटी, ऐसे। और जो पीछे है उसको डैश लाइन से दर्शाते हैं, ऐसे। समझ में आ गया। यहां पर मान लो ये H लगा लिया, ये H लगा लिया, ये H लगा दिया, ये H लगा दिया, ये एक सिंपल संरचना बन गई। जो डार्क लाइन होती है इसको बोलते हैं डैश, इसको बोलते हैं सॉरी वेज, इसको बोलते हैं वेज लाइन, वेज लाइन। वेज का मतलब शाकाहारी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ये डैश लाइन, और ये नॉर्मल लाइन। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, डैश लाइन पर आने वाला परमाणु तल के पीछे होता है। यह हाइड्रोजन कहाँ, सॉरी कहाँ गया, यह वाला हाइड्रोजन कहाँ है, तल के पीछे।
यह वाला किधर का है, आगे, तल के आगे, ठीक है। और यह दोनों, और यह कार्बन कहां है, तल में, ये कहां है, तल में, ऑन द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन। समझ में आया? अब जरा देखो ध्यान से, इसको आप ऐसे ही बना सकते हो बेटा कि यार ये कार्बन है, दो तो एक ही तल में रहेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया और डैश को यहां कर दिया। क्या दोनों अलग अलग है या एक ही है, वो आपकी आंखें देखे बस। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, दोनों एक ही है बेटा, चाहे ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, बात एक ही है। अभी देखो ध्यान से, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि पीछे वाला उठा हुआ है, पीछे वाला जो हाइड्रोजन है ना वो थोड़ा ऊपर है, आगे वाला नीचे, हाँ है ना, वो देखने का नजरिया है। अभी देखो ये वाला आपका आगे वाला है, ये पीछे वाला है, अभी जस्ट दोनों सेम लाइन पर है। अगर मैं थोड़ा ऐसा कर दूं तो आगे वाला थोड़ा नीचे चला गया, लेकिन है तो आगे ही ना, पीछे वाला उठा हुआ है तो पीछे ही ना। अब मैंने क्या कर दिया, आगे वाले को ऊपर कर दिया, आगे वाले को ऊपर कर दिया, उठा दिया थोड़ा, आगे वाला अभी भी आगे ही है ना, भले थोड़ा नीचे चला गया, है तो पीछे ही ना। तो वही संरचना है, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ये आगे ही रहेगा, ये पीछे ही रहेगा, ये तल में ही रहेंगे। समझ में आया? इसको ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घुमा करके ये दो डबल बोन उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी कर सकते हो आप, ये दोनों इधर कर दे सर हम, इधर एक को डार्क कर दो, ठीक है, और एक को डैश कर दो, H H H H, ये भी सब एक जैसे। तो ये तो मैंने आपको एक जनरल वे बताया। अब मेरे को किसका बताना है बेटा, इथेन का बताना है। किसका बताना है, इथेन का बताना है, तो वापस लेके आओ भैया इथेन को। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, जो हमने सोहोर्स बनाया था ना उसी के जैसा है, कुछ अलग, बस ये 3D में, वो 2D में था। तो जरा देखो ध्यान से, यह कार्बन, यह हाइड्रोजन और यह एक कार्बन से जुड़े हुए दो परमाणु एक ही तल में होते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, अब हमें इथेन के वेज संरूपण बनाने। तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इथेन की बात करूं, अगर मैं इथेन की बात करूं तो यार आप ऐसे देखो, ये वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन एक ही तल में, एक ही तल में। तो इनको नॉर्मल लाइन से हमने बता दिया। ओके, थोड़ा सा तिरछा करके बनाएंगे, ये एक ही तल, इसके दोनों बंद, उसके दोनों बंद एक ही तल में। अब जो आगे निकल रहा है, ये वाला आगे निकल रहा है, इसको डार्क कर दिया, जो पीछे उसको डैश कर दिया, जो आगे है उसको डार्क कर दिया, जो पीछे उसको डैश कर दिया। बोलो ये कौन सा संरूपण, H H H H H H, ग्रसित, आगे वाले के पीछे जस्ट आगे वाला है। बोलो हाँ या ना, या उल्टा कर दो भाई, या तो फिर घुमा करके उल्टा कर दो, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। ये कौन सा संरूपण है बेटा, ये इसका ग्रसित संरूपण, ग्रसित संरूपण, थीटा बराबर 0 डिग्री। ओके, अगर मैं क्या करूं, थीटा बराबर 60 डिग्री घुमा दूं इस वाले कार्बन को, तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं 60 डिग्री घुमाऊंगा तो 60 डिग्री घुमाऊंगा तो आगे वाला तो वहीं रहा, आगे वाले में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, जो आगे था उसका वो आगे आ गया, आगे वाला हाइड्रोजन यही है, ये तल वाला और ये तल के पीछे वाला, ठीक है। ओके, आपको इनकी रेखाएं नहीं बदलनी है। अब जरा देखो ध्यान से, जो यहां था ये यहां आ जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, ये वहां चला जाएगा। देखो ध्यान से, ये अभी ये तल में, अब जैसे ही मैंने क्या किया 60 डिग्री घुमाया, तो मतलब जस्ट बीच में लाना, ये यहां ले आया 60 डिग्री। ओके, तो जो बाहर था वो यहां आ गया, ये वाला जो तल में था बाहर आ गया, ये इधर चला गया। मतलब यहां पर क्या होगा कि जो तल के बाहर था ना वो नीचे आ गया, था तो यही ना, और जो तल में था वो थोड़ा इधर आ गया, और जो पीछे था वो यहाँ पीछे चला गया। बोलो ये कौन सा रूप बन गया इसका, सांतरित बन गया,
थीटा बराबर 60 डिग्री पर। ये आपने समझ लिया, बस काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब सरल है, सब आसान है। अगला सी, न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र। न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र, न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र, ये सबसे आसान है। यह भी एक 2D निरूपण है। निरूपण है, ठीक है। हमने देखो सोहर्स देख लिया, वेजडेस देख लिया, अब देखेंगे बेटा न्यूमेन। अब देखेंगे न्यूमेन, बहुत सरल है बेटा, एक बार टाइम लगेगा, फिर बाद में तो सब मक्खन लगेगा। ओके, न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र। अब न्यूमेन प्रक्षेप सूत्र क्या है भैया, जरा देखो ध्यान से। जिधर से आप देख रहे हो ना उसको फ्रंट मान लो, मैं इधर से देख रहा हूं, मेरे पास ये फ्रंट है, ये बैक वाला कार्बन है। फ्रंट में जो सामने, जो मेरे को पहले दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट है, ये पीछे वाला है। अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं तो मेरे को आगे वाला दिख रहा है, पीछे वाला दिख ही नहीं रहा। बोलो ना यार, जो फ्रंट में है उसको बिंदु से बनाएंगे, ठीक है। जो फ्रंट में उसको बिंदु से बताएंगे, ये कैसे ही पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ठीक है। ये वाला मेरे फ्रंट वाला, ये पीछे वाला बैक वाला कार्बन है। ओके, जो फ्रंट वाला है उसको बिंदु से बनाएंगे, और इसके 3 डंडे, 1 2 3, 1 2 3। जो पीछे वाला है उसको गोले से बनाएंगे, ये पीछे वाला, समझ में आ गया, पीछे वाला। और क्या पीछे वाले का y भी इस आगे वाले के पीछे वाले y के जस्ट पीछे है, आगे वाले का y उसी के जस्ट पीछे वाले का y। देखो ये आगे वाले का y उसी के जस्ट पीछे वाले का y, मतलब 3 परमाणु। तो जरा देखो ध्यान से, ये तो है तुम्हारे पास फ्रंट कार्बन, फ्रंट एटम, ये है तुम्हारे पास बैक एटम, मतलब पीछे वाला। ओके, बाकी उनके बंद वगैरह जैसे होंगे तुम्हें बताने, ठीक। अब जरा देखो ध्यान से, हमें प्रक्षेप सूत्र बताना है। ओके, ये पहले वाले के 3 बंद, H H H, दूसरे वाले के भी इसी के जस्ट पीछे बना दूं क्या? देखो थोड़ा साइड में दिखाना पड़ता है, होते वो पीछे ही, लेकिन थोड़ा सा साइड में दिखाना होता है। तो ये कौन सा, एक के पीछे दूसरा y, एक y के पीछे दूसरा y, तो ग्रसित हो गया ना, ग्रसित, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब मैंने क्या कर दिया, थीटा बराबर 60 डिग्री पर रोटेट कर दिया, आगे वाले को रोक करके पीछे वाला, तो पीछे वाले का वो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, आगे वाला यहीं है, पीछे वाला यहाँ आ जाएगा। अब जरा देखो ध्यान से, इस आगे वाले के तल और पीछे वाले के तल में थीटा बराबर 60 डिग्री का अंतराल आ गया, ठीक है। ये बन गया यहाँ पर सांतरित। समझ में आया क्या? तो आप इस तरीके से यह संरूपण बना सकते हो, बस आपको आना चाहिए एक बार, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बना लिए हमने ये संरूपण, बोलो। तो सोहोर्स में क्या बनाते हैं, सीधे वाई उल्टे वाई बनाते हैं। वेजडेश में जो आगे वाला होता है उसको डार्क से लिखते हैं, पीछे वाले को डैश लाइन से लिखते हैं, ठीक है। जो तल में होते हैं उनको नॉर्मल रेखा से लिखा जाता है। और न्यूमेन सूत्र में गोला बनाते हैं, उससे लिखते हैं, ठीक है। हो गया, आसान है, सब सिंपल है, सरल है, बहुत चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, इसके बाद आता है बेटा आपके पास एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन के संरूपण, अब उसमें हम तीनों सूत्र नहीं लगाएंगे, कोई एक लगाएंगे, न्यूमेन वाला। न्यूमेन वाले सूत्र से उसको कर लेंगे, ठीक है, न्यूमेन वाले सूत्र से उसको कर लेंगे। देखो ये फ्रंट वाला कार्बन है, इसी के पीछे जो कार्बन है वो ये बैक वाला, ठीक है। उसके ही बंद बन रहे होंगे, जहां जहां कैसे भी, मैंने मान लो ये ऐसे बना दिए, 3 बंद उसके भी पीछे वाले के। ओके, ये फ्रंट वाला कार्बन, ये इसके 3 बंद, ये बैक वाला कार्बन, उसके 3 बंद, ठीक है। आसानी आता है, ठीक। ओके, अब चलते हैं यहां पर अगला, एन ब्यूटेन के संरूपण। एन ब्यूटेन के संरूपण, ये हमें देखना है। अब जरा देखो ध्यान से यार, एन ब्यूटेन, क्या आपको पता है ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? गुरुजी 4 होते हैं। 1 2
3 4 4। अब जरा देखो ध्यान से, मैंने ये एन ब्यूटेन तो बना तो दिया। अब मेरे को बोला जाए पहले और दूसरे वाले बंध के सापेक्ष गुणन कराने में तो कुछ नया नहीं मिलता है बेटा, वही यही दोनों बनते हैं। लेकिन जब मैं दूसरे और तीसरे कार्बन के सापेक्ष गुणन करवाता हूँ ना, फिर मेरे को ज्यादा रूप दिखाई देते हैं, ज्यादा रूप बनते हैं। और देखो कौन कौन से बनते हैं मैं बताता हूँ। संयोजकताएं पूरी कर दो। CH3 CH2 CH2 CH3। मैं इस दूसरे, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरे तीसरे कार्बन कार्बन बंध के सापेक्ष में गुणन करवा रहा हूं। तो अब जरा देखो ध्यान से, मैं कैसे कैसे चीजों को समझता हूं, समझाता हूं। आइए चलिए बात करें। इतनी बातें हो गई, हमें क्या बनाना है, इसका संरूपण बनाने, जितने भी संभव हो सके। फिर एक बार के बाद तो रिपीट हो जाते हैं, इसक्यू अपन को छोड़ देना है। हाँ, तो जरा देखो ध्यान से, मेरे पास ये वाला कार्बन, मैं इधर से देख रहा हूं, मेरे को कार्बन नंबर 2 दिखना चाहिए और कार्बन नंबर 3 दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। बोलो बच्चों, क्या आपको 2 नंबर का कार्बन दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। तो 2 नंबर वाला कार्बन, क्या 3 नंबर वाला इसके पीछे है? इधर से देखोगे तो 3 नंबर वाला आपको नहीं दिखाई देगा, मेरी आंखों से देखो नहीं दिखाई देगा। तो ये 3 नंबर वाला कार्बन, क्या 2 नंबर वाले से क्या क्या जुड़ा हुआ है? 2 नंबर वाले से सर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक CH3 जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है। क्या 2 नंबर वाले से 2 हाइड्रोजन और एक CH3 दिखाई दे रहा है? सीधा वाई बनाओ या उल्टा वाई बनाओ, आपकी इच्छा। हमें ग्रसित बनाना है। मान लो मैंने पहला वाला ऐसे बना दिया, यहां पर मैंने CH3 डाल दिया, यहां H डाल दिया, यहां H डाल दिया। तो CH3, फिर CH2 है, फिर पीछे वाला कार्बन है, उससे 3 नंबर वाले से क्या जुड़े हुए? 2 हाइड्रोजन और CH3 जुड़ा हुआ है क्या? 3 नंबर वाले से भी क्या 2 H और CH3 जुड़े हुए हैं क्या? मेरे को पहले ग्रसित बनाना है। तो मैंने क्या किया, क्या पीछे वाले कार्बन का CH3 जस्ट इसके पीछे लगा दूं क्या? ये H पीछे लगा दिया, ये H पीछे लगा दिया। एक रूप ये बना। जब CH3 के पीछे CH3 आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको थीटा बराबर 60 डिग्री पर घुमा रहा हूं। 60 डिग्री पर मैंने एक बार ही घुमाया, तो आगे वाला तो वहीं रहा, आगे वाला तो वहीं रहा। यह CH3, यह H, यह H। पीछे वाला CH3 घूम करके यहां आ जाएगा 60 डिग्री की स्थिति पर। CH3, यह H यहां चला गया, यह H यहां आ गया। सब घूमेंगे बेटा, पूरा का पूरा सिस्टम घूमता है। फिर ये बन गया। अब मैंने एक बार वापस से 60 डिग्री घुमा दिया, ठीक है, और 60 डिग्री घुमा दिया मैंने पीछे वाले को। तो अब यहां से लेकर यहां तक का कोण 120 था, 60 डिग्री घूम गया। अब वापस 60 डिग्री घूमेगा तो इसके पीछे आ जाएंगे, ये वाला इसके पीछे, ये वाला इसके पीछे चला जाएगा। बहुत सिंपल है। ये CH3, ये H, ये H। अब ये CH3 यहां आ गया, ये H यहां चला गया, ये H यहां चला गया। पीछे रखना है बस उसको, ये बन गया। अब जरा देखो ध्यान से, वापस से मैंने 60 डिग्री घुमा दिया। तो अब जरा देखो ध्यान से, यह CH3, ये H, ये H तो यही है। CH3 जैसे ही घुमाऊंगा बेटा यहां आ जाएगा, जस्ट इससे जस्ट दूरी पर, अधिकतम दूरी पर H, H। क्या मेरी बात समझ में? बोलो, पक्की बात। यह 4 रूप बनते हैं। अगर मैं वापस से 60 डिग्री घुमाऊंगा ना, तो यहां इसके पीछे आ जाएगा CH3, जो कि दिखने में ऐसा ही दिखेगा, सेम रिपीट हो जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर यह 4 रूप हमारे बनते हैं। वापस एक बार यहां लाओ, फिर यहां लाओ, फिर वापस वही रिपीट हो जाएगा। वही 4 ही रूप बनते हैं बेटा ब्यूटेन के अंदर। जरा देखो ध्यान से, क्या इसमें एक Y के पीछे दूसरे का Y है? क्या इसमें भी एक Y के पीछे पीछे वाले का Y है? दोनों ग्रसित रूप। क्या यहां पर एक के पीछे पीछे वाला का परमाणु है क्या? नहीं, ये दोनों सांत्रित रूप। इतनी बात समझ में आ गई। परंतु यह ग्रसित तो है, इसमें कौन सा ग्रसित? इसको बोला जाता है बेटा पूर्ण ग्रसित। पूर्ण ग्रसित, पूर्ण ग्रसित। और इस ग्रसित को बोला जाता है आंशिक ग्रसित। आंशिक ग्रसित। दोनों ग्रसित है, वो पूर्ण ग्रसित है या आंशिक ग्रसित है। क्या ये सांत्रित है? क्या ये भी सांत्रित है? हाँ है, परंतु इनके अलग अलग नाम होते हैं। इसका नाम होता है बेटा गाउस,
गोस, इसका नाम होता है बेटा गोस। इस संरचना का नाम होता है गोस, ध्यान रखना। और इसका नाम होता है प्रतिसंरूपण। प्रतिसंरूपण इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंटी। ठीक है, सबका नाम इंग्लिश में लिख देता हूं एक बार। इसको बोला जाता है फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स्ड इसको बोला जाता है गोश। इंग्लिश में आपको ऐसा लगेगा जैसे गोचे लिखा हुआ हो, गोश। ठीक है, ये है पार्शियल एक्लिप्स्ड। और वो एंटी। ये चार अलग अलग रूप दिखते हैं आपको, इनके सबके अपने अपने नाम हैं। इतना समझ में आ गया? बोलो, ये चार संरूपण बनते हैं अलग अलग, और कुछ नहीं करना। बस इन्हीं से एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे। ब्यूटेन के संरूपण से क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट है। ब्यूटेन के संरूपण से क्वेश्चन आता है बेटा, इंपोर्टेंट है। करना कुछ नहीं है, ये चार अलग अलग रूप बनाए मैंने आपके सामने। आप देखकर बताओ सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है। देखो ध्यान से, मैं खुद बताता हूं। यहां पर मान लो यहां मेथिल मेथिल लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने मेथिल मेथिल लगा दिया। जरा देखो ध्यान से, जरा देखो ध्यान से। ये CH3 CH3, फिर ये CH2 CH2, फिर यह CH2 CH2 और यह CH3। तो CH3 CH2 CH2 CH3 बन गया। मान लो ये CH3 है, मान लो ये CH3, तो CH3 CH2 CH2 CH3 बन गया। अब जरा देखो ध्यान से यार, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने आ रहा है इतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब मेथिल मेथिल के सामने आ रहा तो क्या बड़ा है? बड़ा है तो क्या प्रतिकर्षण और ज्यादा प्रतिकर्षण। तो ये चाहेगा ना अधिकतम दूरी पर रहना, यहां रहेगा तब भी पास। अगर ये यहां चला जाएगा तो क्या दूरियां सबसे ज्यादा हो गई? देखो ना, अगर यह मेथिल यहां है, ये यहां है, सबसे ज्यादा दूरियां हुई ये वाला रूप में। इसका देखो ऐसा वाला, ये देखो आगे वाले का CH3 ऊपर है, पीछे वाले का जस्ट नीचे है, तो ये सर्वाधिक स्थायी हुआ, अधिकतम दूरी हो गई। एंटी, ये वाला मेथिल इस वाले मेथिल से दूर दूर है, बिल्कुल भी प्रतिकर्षण नहीं है, सर्वाधिक स्थायी वो होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर स्थायित्व का, अगर हम तो सबसे ज्यादा स्थायी होता है बेटा एंटी। फिर कौन आएगा बताओ एंटी के बाद? गोस, क्योंकि दोनों सांत्रित रूप है। फिर आ जाएगा गोस। फिर गोस के बाद यहां जरा देखो, गोस ऐसा वाला है बेटा, ऐसा वाला। हाँ, आगे वाले के मेथिल के पीछे पीछे वाले का हाइड्रोजन। इसे देखो, आगे वाले का मेथिल पीछे वाले का हाइड्रोजन, फिर आगे वाले का हाइड्रोजन पीछे वाले का मेथिल, और फिर हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। अब यहां पर मेथिल के पीछे मेथिल नहीं है ना, और अगर मेथिल के पीछे मेथिल होता है भाई, बड़े समूह के पीछे बड़ा समूह और प्रतिकर्षण, ये सर्वाधिक स्थायी आएगा यहां पर आंशिक ग्रसित। और सबसे लास्ट में आता है पूर्ण ग्रसित। ये हो गया, ये ध्यान रखना। स्थायित्व क्रम हो गया। अब ऊर्जा का क्रम, इसका उल्टा। ऊर्जा का क्रम, किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी बेटा? एंटी की सबसे कम, गोश की उससे ज्यादा, आंशिक की और पूर्ण ग्रसित की सबसे ज्यादा ऊर्जा। ये ध्यान रखना। हाँ जी, आपको पूर्ण ग्रसित दे रखा है, इससे आपको वो बनाना है तो कितने डिग्री का घूर्णन कराना पड़ेगा टोटल? यहां से यहां, जस्ट यहां, अभी यहां है, ऐसे घुमा दो 180 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, टोटल 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तब जाकर के वो बनेगा। बोलो, क्या ये समझ में आ गया? तो भाइयों, ये होते हैं आपके एल्केन के संरूपण। उम्मीद है आप सभी को बढ़िया से समझ में आए होंगे। क्लियर है यार? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? हर एक बात में कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप बिंदास। अब हम पढ़ेंगे एक और संरूपण जो हमें पढ़ना है, साइक्लोहेक्सेन के संरूपण। इतना नहीं है सिलेबस में, ठीक है? ओके।
ओके, और नीट में तो बहुत ही कम आता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा लिख लेंगे इसके बारे में, ठीक है। साइक्लो हेक्सेन के संरूपण। देखो ध्यान से, मैं कुछ बातें लिखवाता हूं पहले, ठीक है। पहले आप लिखो, फिर आप उनके बारे में समझना, मैं जब समझाऊंगा। देखो ध्यान से, साइक्लोहेक्सेन के संरूपण पढ़े बेटा, उससे पहले ना मैं कुछ बातें बताता हूं। पहली बात, साइक्लोहेक्सेन एक सर्वाधिक स्थायी साइक्लोएल्केन होता है। एल्केन होता है। जानते हो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? ये C6H12 सर्वाधिक स्थायी साइक्लोएल्केन होता है। परंतु ये तो होता है वास्तव में, ठीक है, परंतु बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत के अनुसार, तुम्हें कुछ मतलब नहीं इनसे, ठीक है। बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत के अनुसार, कौन है बेयर, कोई मतलब नहीं, ठीक है। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत क्या कहता है, ये हमें जानना है। बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत के अनुसार स्थायित्व का क्रम, देखो ध्यान से, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब देखो ध्यान से, यहां पर बंद कोण होता है बेटा 60 डिग्री का, यहां पर है 90 डिग्री, दिख रहा है समकोण। यहां पर ये हर एक बंद होते हैं बेटा 108 डिग्री के, और यहां पर होता है 120 का, ठीक है। ये बेयर ने, और होता भी सही है ये, ठीक है। तो यार स्थायित्व तो सबसे ज्यादा पंच सदस्य वलय का है। पंच सदस्य वलय सर्वाधिक स्थायी होती है, ये बेयर बोलता है। क्यों? क्योंकि यार अगर मैं देखूं यह कार्बन क्या एकल बंधित है, देखो ध्यान से, जिस तरीके से यह कार्बन चारों के चारों एकल बंध बना रहा है, उस तरीके से यह कार्बन भी चारों के चारों बंध एकल बंध बना रहा है, 2 हाइड्रोजन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से। तो बंध कोण कितना होना चाहिए था? इस कार्बन का संकरण है sp3, तो बंध कोण कितना होना चाहिए था? बंध कोण होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होना चाहिए था। कितना है? 60 डिग्री है। अरे भाई गजब का, आसपास होना चाहिए था। कितना है? 60 डिग्री है। अरे भाई गजब कर रहे हो यार। संकरण sp3 है, बंध कोण 60 डिग्री, ये तो गजब हो गया। इसमें क्या यह कार्बन चाहेगा कि मेरा संकरण तो यार sp3 है, तो मैं तो बंध कोण 109 डिग्री रखूंगा, मैं तो टूटना चाहूंगा, ये वाले मेरे बस की नहीं है, ये टूटना चाहेगी। इसमें तनाव सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा तनाव होता है बेटा यहाँ पर स्थायित्व तनाव, बंध कोण में तनाव के आधार पर, बंध कोण तनाव के आधार पर, देखो यहाँ 109 होना चाहिए था, 109 से तो बहुत कम है, 60, 40 डिग्री, 49 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है भाई। यहाँ पर 90, लगभग 19 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 108 और 109 1 डिग्री का डिफरेंस है, चल जाएगा। ये 120 और ज्यादा हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। वो तो ज्यादा हो गया एक्स्ट्रा, उतना भी नहीं होना था। 5 सदस्यीय वलय सर्वाधिक स्थायी होती है, ये शाश्वत है। हर जगह 5 सदस्यीय वलय ही ज्यादा स्थायी होती है, परंतु साइक्लोहेक्सेन को देखा जाए तो वो तो सर्वाधिक स्थायी है। क्यों है? बेयर ने बोला ऐसी बात है भैया, लेकिन हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन सर्वाधिक स्थायी है। ध्यान रखना, 5 सदस्यीय वलय का स्थायित्व तो सबसे ज्यादा होता है आमतौर पर। अतः आम तौर पर 5 सदस्यीय
वलय। 5 और 6 सदस्य सबसे ज्यादा स्थायी होती है। 7 वाली भी स्थायी, 8 वाली भी स्थायी, 5 और 6 वाली, 4 वाली भी स्थायी, 3 वाली भी स्थायी। ज्यादा स्थायी होती है 4, 5 और 6 वाली। और जिसमें 5 सदस्य सबसे ज्यादा, 5 सदस्य वलय का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। परंतु अपवाद स्वरूप स्वरूप 6 सदस्यीय साइक्लोहेक्सेन अधिक स्थायी होती है। अपवाद स्वरूप ये ज्यादा स्थायी होती है। उसका कारण क्या है वो मैं बताऊंगा। अभी ये लिख लो, इतना लिख लो, खत्म है। छोटा सा टॉपिक है बेटा, 5-10 मिनट का। बोलो, अगर एक बार आपने ये समझ लिया ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। बोल रहा हूं ना मैं, नहीं आएगी बेटा, नहीं आएगी। कर दो सर एक बार। बोलो, हो गया? कारण क्या है अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर कारण। ठीक है, इतनी बातें हो गई, सारी चीजें बढ़िया से हो गई। अब देखो कारण। कारण ये है कि साइक्लोहेक्सेन अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिससे उसमें तनाव दिख ही नहीं पाता। ठीक है, उसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अलग अलग रूपों में ढल जाता है घूर्णन के कारण। ठीक है, देखो ध्यान से, साइक्लोहेक्सेन के अधिक स्थायी होने का मुख्य कारण है। इसका स्थायी होने का मुख्य कारण क्या है? इसके स्थायी होने का मुख्य कारण है इसके अलग अलग रूपों में विद्यमान होना। ये अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जो कि निम्न है, ओके। कौन कौन से रूप है बेटा? सबसे पहले तो जो साइक्लोहेक्सेन हमें ऐसा दिखता है, यह अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? एक तो ऐसा रूप, चेयर, कुर्सी रूप। एक ऊपर, एक ऐसे ऐसे, कुर्सी ऐसे ही होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं कुर्सी रूप। एक कार्बन ऊपर, 2 3 4 5 6 ऐसे। या फिर दूसरा रूप ऐसे, बोट, यह है नौका रूप। ठीक है, एक होता है ऐसा, आधी कुर्सी, नीचे वाला पहिया नीचे नहीं गया। ठीक है, मतलब ये हाफ चेयर, अर्ध कुर्सी। और एक इस नाव को मरोड़ दो, ट्विस्टेड बोट। जरा देखो ध्यान से, इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ कोई कार्बन नहीं है। ये थोड़ा आगे वाला बंद है, थोड़ा डार्क कर देता हूं बेटा, आपको दिख जाएगा कि ये आगे है वो पीछे है। ठीक है, इसको बोलते हैं मुड़ी नौका। और ध्यान रखें, यह किरेल होती है, ये तुम्हारे आगे काम आएगा। ये किरेल शब्द क्या होता है मत समझो, अभी जब तुम्हें मैं बताऊंगा तब काम आएगा। अभी बस तुम लिख लो।
देखो ध्यान से, यह नाव रूप सबसे ज्यादा स्थायी क्यों होती है, मतलब यह साइक्लोहेक्सेन औरों से ज्यादा स्थायी क्यों होती है, इसका कारण है ये अलग अलग रूपों में कन्वर्ट होता रहता है, जिसमें सर्वाधिक स्थायी होता है कुर्सी रूप, ठीक है, फिर आता है नौका रूप, फिर आता है इसका मतलब ये अलग अलग 4 रूपों में पाया जाता है, कुर्सी रूप, नौका रूप, ये अर्ध कुर्सी और ये ट्विस्टेड बोट, मुड़ी हुई नौका। अब इसमें स्टेबिलिटी का क्रम देखो, स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम, जरा देखो ध्यान से, स्थायित्व का क्रम देखें बेटा तो सर्वाधिक स्थायी होता है आपका कुर्सी रूप, कुर्सी रूप सर्वाधिक, क्यों? क्योंकि यह सांतरित होता है, यह सांतरित रूप होता है। देखो इसका ये ऊपर है तो उसका नीचे है, इसमें दोनों आमने सामने, इधर से देखोगे तो दोनों आमने सामने दिखेंगे, ये ग्रसित रूप है, इसलिए सर्वाधिक स्थायी कुर्सी रूप होता है। फिर उसके बाद आता है बेटा आपके मुड़ी नौका, मुड़ी नौका, ठीक है, फिर आता है उसके बाद अर्ध कुर्सी, और सबसे लास्ट में आता है बेटा आपके पास यहाँ पर नौका रूप, ये सर्वाधिक स्थायी होता है, ये ध्यान रखना। तो ऊर्जा सबसे ज्यादा उसकी, ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का क्रम सबसे ज्यादा उसका। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्थायी क्यों होता है बाकी एल्केनों की तुलना में? क्योंकि वो अलग अलग संरूपण दर्शाता है, कभी कुर्सी रूप, कभी नौका रूप, कभी अर्ध कुर्सी, कभी मुड़ी नौका, इनमें कन्वर्ट होता रहता है बेटा। ये साइक्लोहेक्सेन, ये आपका साइक्लोहेक्सेन। होना तो इसको ऐसा चाहिए था, परंतु नहीं, ये इन 4 रूपों में पाया जाता है। इस वजह से ध्यान रखना, इसका स्थायित्व बाकी एल्केनों की तुलना में, साइक्लो एल्केनों की तुलना में ज्यादा होता है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, उनकी तुलना में ज्यादा स्थायी होता है साइक्लोहेक्सेन। और अगर कहीं और जगह बात की जाए तुम्हारी केमिस्ट्री में कि बताओ सबसे ज्यादा स्थायी वाले कौन सी होती, 5 वाली या 6 वाली, तो आप बोलना 5 वाली। 6 वाली तो केवल यहाँ पर, बाकी जगह तो 5 वाली ज्यादा स्थायी होती है। बोलो क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? पक्का? इसी के साथ ये फिनिश, इसी के साथ ये फिनिश। ओके, ये हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन वाले पे तो इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं बेटा इसमें ब्यूटेन के संरूपण वाले में। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन, ठीक है, सर्वाधिक स्थायी संरचना होगी। आपको 4 संरचनाएं दे रखी है, बताना है सर्वाधिक स्थायी कौन सी है। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक स्थायी संरचना आप बताओ। जरा देखो ध्यान से,
यहाँ पर 1 2 3 4 संरचनाएं दे रखी है, जिसमें से ग्रसित कौन सी है? ये वाली ग्रसित है। आंख देखकर, आंख बंद करके आप बोल सकते हो कि यार ये ग्रसित है, एक वाई के पीछे दूसरा वाई, ये ग्रसित है, सबसे स्थायी तो ये आएगी नहीं। अब इन तीनों में बची, तो अब जरा दिमाग लगाओ, अब जरा दिमाग लगाओ। अब आप दिमाग लगाओगे तो जरा देखो ध्यान से, ये CH3 बड़ा ग्रुप है, ये CH3 यहाँ है अधिकतम दूरी पर, इसमें भी CH3 बड़ा ग्रुप है, वो यहाँ पर है अधिकतम दूरी पर, जबकि इसके अंदर दोनों CH3 पास पास ही कट गया। बोलो हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से अगली बात, आपने फिर देखा कि यार ये OH यहाँ है, ये OH यहाँ है अधिकतम दूरी पर, हाँ है ना, और इसमें दोनों OH पास पास है। तो जरा देखे ध्यान से, जब भी OH होना बेटा तो शांतित रूप ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है, वो तो हट गया। और दूसरी बात, OH पास पास होता है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। क्या लगती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है। अगर दूर रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, अगर अगल बगल में है तो H बॉन्डिंग कर लेगा, H बंधन कर लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपके नीट के एग्जाम में, H बंधन हो जाती है और H बॉन्डिंग के कारण ये ज्यादा स्थायी होता है। एंटी है, दोनों CH3 दूर दूर है, ये दोनों OH पास होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और उस वजह से इस अणु का स्थायित्व ज्यादा हो जाता है इसकी तुलना में। आप देख रहे हो CH3 अपोजिट है, OH अपोजिट है, अरे OH दूर हो जाएंगे तो भाई वहां पे ना हमारे नुकसान हो जाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। नुकसान किस बात का? नुकसान इस बात का कि यार हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखें। ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ठीक है, सर्वाधिक स्थायी संरचना इनमें से ये होगी। अगला क्वेश्चन 2, यहाँ OH लगा रखा है, यहाँ OH लगा रखा है, होने में तो ये कुर्सी रूप है। ठीक है, यहाँ OH लगा रखा है, यहाँ OH लगा रखा है, ये कुर्सी रूप, ये नौका। इन दोनों में बताओ ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? और तीसरा, इन दोनों में बताओ ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? तो जरा देखो ध्यान से, ये भी कुर्सी रूप है, ये भी ये नौका रूप है। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर हम कहेंगे कि यार ये वाला ज्यादा स्थायी है अपवाद स्वरूप। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाएगी, H बॉन्डिंग पास पास है तो H बॉन्डिंग हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। परंतु यहां पर तो दोनों मेथिल आमने सामने, तो ये तो उल्टा प्रतिकर्षण करेंगे, तो ये ज्यादा स्थायी होगा। बोलिए जी बोलिए, क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई क्या यार? ये चीजें समझ में आ गई क्या? और इसी के साथ आपका ये संरूपण वाला पार्ट फिनिश होता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको, ये भी क्लियर हो गया। ओके, तो यही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है संरूपण, जो कि हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे और बात करते हैं यहाँ पर 1 मिनट रिवीजन कि आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। आज के लेक्चर में बच्चों मैंने आपको यह बताया कि किस तरीके से एल्केन के संरूपण बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में यह था कि ब्यूटेन के संरूपण समझना, साइक्लोहेक्सेन के संरूपण को ध्यान रखना, और सोहोर्स सूत्र क्या होता है, न्यूमैन सूत्र क्या होता है, और वेज-डेस सूत्र क्या होता है। ठीक है, जब हम आगे चल करके प्रकाशिक समायोजता पढ़ेंगे तो हम एक और सूत्र पढ़ेंगे, फिशर सूत्र। ठीक है, तो आप इन चारों सूत्रों को ध्यान में रखना, वेज-डेस, सोहोर्स, न्यूमैन और फिशर मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये तुम्हारे काम आते हैं। ठीक है, तो इनसे आप धीरे धीरे चीजों को समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ओके जी, तो टेंशन ना लें, जो बचा हुआ टॉपिक है मैं हेलो एल्केन में आपको कवर करवाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्विज लगाते हैं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
ब्यूटेन के किस संरूपण की न्यूनतम ऊर्जा होती है? सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है? सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है? सबसे ही कम ऊर्जा किसकी होती है? ब्यूटेन, याद आ गया, एन ब्यूटेन वाला। गाउस की, गोस या गाउस, ठीक है, गोस या गाउस एक ही बात है। गोस या गाउस, ठीक है। ग्रसित, विपक्ष, विपक्ष मतलब विपरीत, एंटी, ग्रसित या कोई भी नहीं, ठीक है। सोचो किसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है बेटा जी? बोलिए, किसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है? किसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है? बोलो। अगला क्वेश्चन, एन ब्यूटेन के न्यूनतम से अधिकतम स्थायी संरूपण प्राप्त करने के लिए आवश्यक घूर्णन कोण कितना करना पड़ेगा? न्यूनतम से अधिकतम स्थायित्व पर जाना है तो कितना डिग्री का रोटेशन करवाना पड़ेगा? 360 का, 180 का, 120 का या 240 का? सोचो, समझ में आया? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इससे कर लोगे आप बढ़िया से, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। चीजें ऑटोमेटिक होती चली जाएगी, बस आपको कोशिश करनी है। चीजें ऑटोमेटिक होती चली जाएगी, बस आपको कोशिश करनी है, ठीक है। करें? हाँ जी। तो ब्यूटेन के किस संरूपण की ऊर्जा न्यूनतम होती है भाई? एनटी की। सबसे कम ऊर्जा एनटी की होती है क्योंकि सबसे ज्यादा स्थायित्व इसका होता है। एन ब्यूटेन के न्यूनतम से अधिकतम स्थायी संरूपण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम होता है बेटा पूर्ण ग्रसित और अधिकतम होता है आपका विपक्ष वाला या एंटी वाला। तो वहां तक जाने के लिए कितना घुमाना पड़ता है? 180, 60, 60, 60, 3 बार 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा टोटल। ओके जी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा बेटा? आज के लेक्चर में हमने देखा संरूपण। ओके, ये हमने कवर कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? अगले लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्या? सामान्य कार्बनिक रसायन। हम इसको कवर करेंगे, सामान्य कार्बनिक रसायन। सामान्य कार्बनिक रसायन ये हम पढ़ लेंगे। ओके जी। तो उम्मीद है यहां तक कि ये सारी बातें समझ में आई होगी। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो जो 2 टॉपिक मैंने आपके अभी छोड़े हैं, क्या नाम है उनका? एक तो ज्यामितीय समायोजकता और आपकी प्रकाशिक समायोजकता, वो हम हेलो एल्केन में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ताकि हम इन चीजों को जल्दी कवर कर सके। ओके जी। तो उम्मीद है आप सभी को ये सारी बातें बढ़िया समझ में आई होगी, हर एक बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।